नमस्कार, स्वागत है आपका करियर कंचन में। और आज हम पढ़ेंगे लोकसभा के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने संसद के बारे में विस्तृत रूप से और गहराई से बताया था और साथ में यह भी बताया था कि हम लोकसभा, राज्यसभा, जो संसद के 3 भाग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, उस पर अलग से विस्तृत रूप से हम जानकारी देंगे। तो उसी कड़ी में आज हम लेकर आए हैं लोकसभा। लोकसभा के हर एक पहलू के बारे में जानेंगे, हर एक तथ्य को जानेंगे और लोकसभा को पूरा गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। और अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो मैं दावा तो नहीं कर सकता हूं, परंतु मेरा विश्वास है कि तमाम सारे एक दिवसीय परीक्षाओं, बीपीएससी, पीटी, बीएसएससी, यहाँ तक कि यूपीएससी का भी प्रश्न इससे आगे नहीं छूटेगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। तो आइए हम देखते हैं लोकसभा। संसद के 2 सदनों और राष्ट्रपति में लोकसभा अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों के मिलने से संसद का निर्माण होता है। तो लोकसभा, जिसे कि 1954 तक जनता का सदन कहा जाता था, यानी हाउस ऑफ पीपुल, इसे हम प्रथम सदन और निम्न सदन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें संपूर्ण भारत के लोगों के प्रतिनिधि चुनकर आते हैं। इस कारण से इसे लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। इसकी लोकप्रियता का आलम इससे लगाया जा सकता है कि आमतौर पर समूचे संसद का आशय लोकसभा से ही लगाया जाता है। लोकसभा का गठन संविधान के अनुच्छेद 81 के अंतर्गत हुआ है। और अगर इसमें सदस्यों की बात करें, लोकसभा सदस्यों, जिसे कि एमपी कहा जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो उसको इस प्रकार से हम देख सकते हैं। ये एक चार्ट है जिसमें सारा कुछ है, ये देख सकते हैं। अधिकतम संख्या लोकसभा में जो होंगे वह 552 होंगे, परंतु जो वास्तविक संख्या है कुल मिला के वह 545 है। अगर समूचे सांसदों की संख्या को अगर हम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की दृष्टिकोण से देखें तो अधिकतम संख्या में से 524 राज्यों से चुने जाने का प्रावधान है और वास्तविक संख्या भी 524 ही है। जम्मू कश्मीर के कारण तो इनकी संख्या 26 हो गई, जबकि वास्तविक संख्या देखें तो यहाँ पर 19 है। पहले यह 13 था, 6 बढ़ गया तो फिर 19 हो गया। तो इस तरह से देखा जाए, केंद्र शासित प्रदेशों से 19 सांसद चुनकर आते हैं, जो कि इनके जो अधिकतम संख्या है उससे कुल मिलाकर 7 कम। अब इनमें से केंद्र शासित प्रदेशों से बात करें तो दिल्ली से अकेले 7 सांसद चुनकर आते हैं, वास्तविक संख्या भी 7 है और अधिकतम संख्या था वह भी 7 है। और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो यहाँ से 19 सांसद चुने जाने का प्रावधान है अधिकतम, परंतु वास्तविक रूप से 12 सांसद चुने जाते हैं। लोकसभा की शक्ति की बात करें तो इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, परंतु कुल मिला के यह माना जा सकता है कि लोकसभा सबसे अधिक शक्तिशाली सदन है। लोकसभा के पास काफ़ी शक्ति है, क्योंकि लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल ही सरकार बनाते हैं और लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के जो नेता होते हैं वही इस देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। यानी यहाँ पर राज्यसभा की लोकसभा के मुकाबले शक्ति थोड़ा कम है। जो लोकसभा सांसद होते हैं उन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर लोकसभा ऐसे कह सकते हैं, यानी लोकसभा सांसद कह सकते हैं। राज्यसभा के सांसद राज्यसभा सांसद कहलाते हैं। कुल मिला के संसद सदस्यों को सांसद या फिर एमपी कहा जाता है। अनुच्छेद 81 में मूल संविधान में लोकसभा सांसदों की संख्या 500 ही रखा गया था, परंतु समय के साथ इसमें धीरे धीरे वृद्धि होता गया। तो इस प्रकार से देखते हैं कि मूल संविधान में जो 500 सांसद का प्रावधान था, 7वें संविधान संशोधन 1956 में इसको बढ़ाकर 525 कर दिया गया, क्योंकि 7वें संविधान संशोधन में हम देखते हैं कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, जिसके कारण से नए परिसीमन के मुताबिक 25 सीट बढ़ गए। फिर 31वें संविधान संशोधन 1974 में इसकी संख्या बढ़कर 545 हो गई और फिर गोवा, दमन और दीव अधिनियम 552 अधिकतम सदस्य रखे जाने का प्रावधान किया गया। अभी तक वर्तमान में यही सदस्य संख्या है। वास्तविक रूप से जो 545 सांसद वर्तमान में हैं लोकसभा में, जिनमें से 543 का चुनाव होता है, उनमें से एससी तथा एसटी यानी शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स यानी अनुसूचित जाति
और अनुसूचित जनजाति के लिए संविधान के अनुच्छेद 330 के अंतर्गत आरक्षण का भी प्रावधान है और यह आरक्षण राज्यवार जनसंख्या के अनुपात में दिया गया है। तो समय के साथ इसमें सीटों में घटती और बढ़ोतरी होता रहा है। वर्तमान में शेड्यूल कास्ट के लिए यानी अनुसूचित जाति के लिए 84 सीट लोकसभा में आरक्षित है, जबकि शेड्यूल ट्राइब्स के लिए यानी जनजातियों के लिए 47 सीट लोकसभा में आरक्षित है। अनुच्छेद 334 में इस आरक्षण का प्रावधान 10 वर्षों के लिए किया गया था, यानी संविधान लागू होने के 1950 के बाद 1960 तक। साथ ही यह भी कहा गया था कि यदि इन वर्गों का उत्थान नहीं हो पाता है और मुख्य धारा में नहीं आ पाता है तो संसद इसे संविधान संशोधन के जरिए इसे बढ़ा सकते हैं। तो अब तक देखिए अनुच्छेद 334 में कई संविधान संशोधन हो चुके हैं और प्रत्येक संविधान संशोधन में 10-10 वर्षों तक इसे बढ़ाया गया है। तो सबसे पहले 8वां संविधान संशोधन के जरिए इसे 1970 तक बढ़ाया गया, फिर 23वां संविधान संशोधन के जरिए इसे 1980 तक बढ़ाया गया, फिर 45वां संविधान संशोधन के जरिए इसे 1990 तक बढ़ाया गया, फिर 62वां संविधान संशोधन के जरिए इसे 2000 तक बढ़ाया गया और फिर 89वां संविधान संशोधन के जरिए इसे 2010 तक बढ़ाया गया। 95वां संविधान संशोधन के अंतर्गत इसे 2020 तक बढ़ाया गया और अभी फिलहाल वर्तमान में 104वां संविधान संशोधन जो कि सबसे लेटेस्ट है, इसके जरिए लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के जो सीटों में आरक्षण की समय सीमा है उसे 2020 तक बढ़ा दिया गया। अब हम बात करेंगे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए राज्यों को जो स्थानों का आवंटन किया गया है, तो वह जनसंख्या के आधार पर है। ये जनसंख्या का जो आधार है, अगर राज्य की जनसंख्या 60 लाख से अधिक हो तभी जनसंख्या के आधार पर लागू होगा, वरना और भी कई चीज इसमें देखे जा सकते हैं। परंतु आज के दिनों में किसी भी राज्य की जनसंख्या 60 लाख से कम नहीं है, तो इसलिए इस क्लाउज को हम लोग नज़रअंदाज कर सकते हैं। और ये जो जनसंख्या के आधार पर स्थानों का आवंटन है वो अनुच्छेद 81 के 2 के अंतर्गत है। संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण परिसीमन आयोग के द्वारा किया जाता है। परिसीमन आयोग यानी डेलिमिटेशन कमीशन, जो कि प्रत्येक 10 वर्ष पश्चात होने वाली जनगणना के बाद गठित किया जाता है और यही संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करता है। इसे बाउंड्री कमीशन भी कहा जाता है। अब तक 4 बार परिसीमन आयोग का गठन हुआ है। पहला 1952 में, दूसरा 1963 में, तीसरा 1973 में और चौथा 2002 में। इसके बाद अभी तक परिसीमन आयोग का गठन नहीं किया गया है। 2002 में परिसीमन आयोग का जो गठन हुआ था उनके अध्यक्ष कुलदीप सिंह थे। अब सवाल ये उठता है कि परिसीमन आयोग किस आधार पर कार्य करते हैं। अभी वर्तमान में जनसंख्या का जो आधार लिया जाता है, जितना सीट होना चाहिए, अभी जो वर्तमान में भारत की जनसंख्या बढ़ गई, इसके मुताबिक 850 से अधिक लोकसभा सांसद के सीट होने चाहिए, परंतु अत्यधिक खर्चों से बचने के लिए इनकी सीटें स्थिर रखी गई है। तो अभी जो वर्तमान में सीटों का जो निर्धारण किया जाता है वो 1971 की जनगणना के आधार पर किया जाता है। 1971 की जनगणना के आधार पर ही जो निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी वो 545 कुल मिला के, जिनमें से निर्वाचित सदस्यों की संख्या 543 यानी 543 रखा गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इस सीटों की संख्या को 2000 ईस्वी तक स्थिर कर दिया गया था, यानी सीटों की संख्या किसी भी हाल में 2000 ईस्वी तक जो है स्थिर रहेगी, यानी 543 सांसद ही लोकसभा में चुने जाएंगे, जिसे पुनः 84वें संविधान संशोधन 2001 द्वारा 2026 तक सीटों की संख्या स्थिर कर दिया गया, यानी 2026 तक अब लोकसभा सांसदों की संख्या 543 ही रहेंगे। 543 के अलावे 2 सदस्य जो है वो एंग्लो इंडियन समुदाय से राष्ट्रपति नामित करते हैं और यह जो है 1971 की जनगणना के आधार पर अभी तक है। परंतु 84वें संविधान संशोधन में यह भी कहा गया था कि यदि सरकार चाहे तो संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन 1991 की जनगणना के आधार पर कर सकती है। हालांकि सीटों की संख्या जो होगी वो 1971 की जनगणना के ही आधार पर होगी। पुनः 87वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा सीटों का परिसीमन के लिए 2001 की जनगणना को आधार माना गया, यानी जो 84वें संविधान संशोधन में कहा गया था कि 1991 की जनगणना को आधार माना जाएगा, सरकार चाहे तो ऐसा कर सकती है, तो सरकार ने पुनः 87वें संविधान संशोधन के द्वारा जो 2003 में हुआ था सीटों का परिसीमन 2001 की जनगणना के आधार पर
करने का निर्णय लिया। परंतु सीटों की संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर ही 2026 तक स्थिर है और 2026 तक जो सीटों की संख्या होगी वो वही होंगे। निर्वाचित सदस्य 543 और जो एंग्लो इंडियन समुदाय से मनोनीत होंगे वो 2, यानी कुल मिला के 543 सदस्य रहेंगे। अब हम बात करेंगे सदस्यों का निर्वाचन का। तो वयस्क मताधिकार के आधार पर इसका निर्वाचन होता है। वयस्क कौन कहे जाएंगे? तो वयस्क व्यक्ति वह कहे जाएंगे। तो प्रारंभ में मूल संविधान में 21 वर्ष की आयु को वयस्क व्यक्ति यानी एडल्ट पर्सन कहा जाता था, जो अब 18 वर्ष है। यह कब हुआ? तो संविधान के 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया और वही व्यक्ति मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं जो 18 वर्ष के हो चुके हैं और भारत का नागरिक भी हैं। परंतु इसमें चित्तविकृत यानी पागल, अनिवासी, किसी अपराध या भ्रष्ट आचरण जो कि समय समय पर संसद विधि के अधीन होता है, संसद द्वारा विधि बनाया जाता है कि किस प्रकार के अपराध या भ्रष्ट को इसमें रखा जाएगा, तो उसको मत देने से अयोग्य किया जा सकता है। यानी कोई पागल या बाहरी या कोई अपराधी जो कि संसद तय करेगा उसे मत देने से अयोग्य किया जा सकता है, या तो फिर 18 वर्ष की आयु वाले सभी भारत के नागरिक अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स, यानी कौन कौन सी अर्हताएं होनी चाहिए सदस्य चुने जाने के लिए। इसका वर्णन अनुच्छेद 84 में किया गया है और यह लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए एक ही प्रकार की अर्हताएं रखी गई है। तो पहला है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा है उसका आयु 25 वर्ष होना चाहिए, यानी सांसद चुने जाने की जो न्यूनतम आयु है लोकसभा सांसद की वो 25 वर्ष है। राज्यसभा सांसद चुने जाने की आयु 30 वर्ष है। निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष विहित प्रपत्र 3 में शपथ लेना पड़ता है। इसके अलावा अन्य योग्यताएं हैं जो संसद द्वारा तय की है। इसके व्याप में संसद ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 बनाया है, पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951। तो इसमें है कि आरक्षित सीटों में से जो रिजर्व सीट है SC ST के लिए, तो उस पर चुनाव लड़ने के लिए किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से यानी यूनियन टेरिटरी से SC ST वर्ग का सदस्य होना चाहिए। गौरतलब है कि एक ही जाति किसी राज्य में शेड्यूल कास्ट हो सकते हैं जबकि दूसरे राज्य में नहीं भी हो सकते हैं। तो यहाँ है कि किसी भी राज्य से अगर वो शेड्यूल कास्ट की श्रेणी में आते हैं तो वो लोकसभा सीट के लिए कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। भी दूसरा है किसी भी संसदीय क्षेत्र में मतदाता सूची में उसका नाम जरूर होना चाहिए। जो लोकसभा सांसद बनना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो किसी भी संसदीय क्षेत्र के मतदाता सूची में पंजीकृत होना चाहिए। अब हम बात करेंगे सदस्यों की निरर्हताएं यानी डिस्क्वालिफिकेशन की, कि किस हाल में संसद का सदस्य डिस्क्वालीफाई होंगे। तो इसका जिक्र अनुच्छेद 101 और 102 में किया गया है। 102 की अगर बात करें तो सबसे पहला है कि लाभ का पद पर नहीं हो। हालांकि इसमें मंत्री पद जो है वह लाभ का पद नहीं है और समय समय पर इसे डिफाइन भी किया जाता है कि कौन से पद लाभ के पद होंगे और कौन से पद लाभ के पद नहीं होंगे। यानी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में मंत्री पद नहीं आता है, तो लाभ का पद पर नहीं हो। दूसरा है कि पागल नहीं होना चाहिए और दिवालिया जो डिस्चार्ज नहीं किया गया है, यानी दिवालिया हो गया परंतु उससे कोर्ट द्वारा डिस्चार्ज नहीं किया गया है, तो ये वित्तकृत यानी अनसाउंड माइंड या अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट यानी इंसॉल्वेंसी या जो बैंकरप्सी एक्ट है उसके अंतर्गत डिस्चार्ज नहीं किया गया है, अनडिस्चार्ज है, तो उसे सदस्य के तौर पर नहीं बन सकता। भारतीय नागरिक अगर नहीं रह गया है, कोई अगर भारतीय नागरिक नहीं है तो वो भी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। किसी ने अगर विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लिया है तो वह भी नहीं लड़ सकते हैं। और अगर किसी ने विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा दिखाया हो तो उसे भी चुनाव लड़ने से अयोग्य किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त दल बदल कानून है। दल बदल कानून जो 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। दल बदल कानून बनाकर जिसे 52वां संविधान संशोधन के द्वारा 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, तो उसमें है क्या कि अगर कोई किसी राजनीतिक दल का सदस्यता स्वेच्छा से त्याग, तो अगर स्वेच्छा से त्याग देता है तो वह संसद का सदस्य भी नहीं रह जाएगा।
दूसरा है दल के निर्देशों के विरुद्ध मतदान करता है या फिर निर्देशों के अनुरूप मतदान नहीं करता, तो ऐसे सदस्य भी अयोग्य ठहराए जाएंगे। अगर निर्दलीय सदस्य किसी दल में शामिल हो जाता है वे भी अयोग्य होंगे। और मनोनीत सदस्य जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं तो शपथ ग्रहण के 6 महीने बाद किसी दल में अगर शामिल हो जाते हैं तब। और जनप्रतिनिधित्व 1951 में कुछ और बातें हैं, जैसे चुनाव में भ्रष्ट आचरण अगर देखा गया हो, अगर 2 वर्ष से अधिक का कारावास का सजा मिला हो न्यायालय द्वारा, और अगर उन्होंने चुनावी खर्च का विवरण नहीं दिया हो, और अगर कोई भ्रष्टाचार के कारण कोई सरकारी सेवक सरकारी सेवा से बर्खास्त हुआ हो तो वह भी संसद सदस्य चुने जाने के अयोग्य होंगे। और एक और क्लाउज है कि 1 से अधिक सदन का अगर सदस्य चुने जाते हैं, ये अनुच्छेद 101 में है, अगर कोई व्यक्ति एक ही बार में राज्यसभा या लोकसभा का सांसद चुने जाते हैं तो उनमें से किसी एक को त्यागना पड़ेगा, या फिर यदि एक ही व्यक्ति लोकसभा और किसी राज्य की विधानसभा से भी चुने जाते हैं तो उसे भी अपना एक सीट त्यागना पड़ेगा, या फिर उसकी लोकसभा की सदस्यता जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। अब आइए बात करते हैं लोकसभा के कार्यकाल की। तो लोकसभा के कार्यकाल प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक की होती है, और 5 वर्ष पूरा होते ही इसकी जब अवधि समाप्त हो जाती है तो लोकसभा स्वतः भंग हो जाता है। 5 वर्ष से पहले भी प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है, और अब तक इतिहास में ऐसा 8 बार हो चुका है कि 5 वर्ष की अवधि पूरी होने से पहले ही लोकसभा को भंग किया गया। तो ये देखिए 1970 में, 1977 में, 1979 में, 1984 में, 1989 में, 1991 में, 1997 में, और अंतिम बार 1999 में लोकसभा को 5 वर्ष से पहले ही भंग कर दिया। प्रधानमंत्री के सलाह पर इसे राष्ट्रपति करते हैं। अगर आपातकाल लागू हो जाए तो संसद विधि बनाकर लोकसभा के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि कर सकती, एक बार में 1 ही वर्ष की वृद्धि की जा सकती है, और अगर आगे फिर भी जरूरत हो बढ़ाने की तो पुनः जो है 1 वर्ष की वृद्धि की जा सकती है, यानी एक बार में एक ही वर्ष की वृद्धि की जा सकती है। और अगर आपातकाल की घोषणा हुई और संसद द्वारा लोकसभा की अवधि को नहीं बढ़ाया गया तो 6 महीने के बाद लोकसभा स्वतः भंग हो जाएगा, यदि संसद द्वारा अनुमोदन नहीं किया गया है। तब अगर संसद द्वारा अनुमोदन कर दिया जाता है तो 1 साल के लिए लोकसभा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है, वरना आपातकाल के बावजूद भी लोकसभा 6 माह के बाद स्वतः भंग हो जाएगी। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा लोकसभा का कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था, परंतु पुनः 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा लोकसभा को जो बढ़ाया गया कार्यकाल 6 वर्ष जो कर दिया गया था उसको पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। यह भी इतिहास की एक अनोखी घटना है कि 42वें संविधान संशोधन में 1976 द्वारा लोकसभा को जो कार्यकाल है उसको 6 वर्ष कर दिया गया था, परंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। अब हम बात करेंगे शपथ ग्रहण। शपथ ग्रहण संविधान के अनुच्छेद 99 के तहत प्रत्येक सांसद सदस्य को राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष अनुसूची 3 में शपथ लेना पड़ता है। शपथ ग्रहण न करने पर निर्वाचित व्यक्ति सदन में बैठने का अधिकारी नहीं रहता है, और सदन का सदस्य भी उसे नहीं माना जाएगा, और फिर अगर अनाधिकृत रूप से बैठता है तो उस पर दंड है, और इसका जिक्र जो है वो अनुच्छेद 104 में है। अब हम बात करेंगे संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते की। लोकसभा और राज्यसभा दोनों प्रकार के जो सांसद हैं सभी के लिए एक ही व्यवस्था है। तो इसमें हम देखते हैं वेतन जो है वो 50,000 रुपया प्रति माह है। यह कार्यकाल के दौरान है, 5 वर्षों का जो कार्यकाल होगा तो उस दौरान 50,000 रुपया प्रति माह मिलेगा, और फिर अगर दूसरे कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं तो दूसरे कार्यकाल के लिए भी मिलेगा। तो कार्यकाल के दौरान ही, जब तक कार्यकाल रहे। उसके बाद 2,000 रुपया प्रतिदिन भत्ता तब दिया जाता है जब संसद की कार्यवाही चल रही हो। संसद की कार्यवाही के दौरान वहाँ पर एक रजिस्टर होता है, उस रजिस्टर में हस्ताक्षर करने के बाद 2,000 रुपया प्रतिदिन के भत्ता के अनुसार से दिया जाता है। इसके अतिरिक्त कार्यालय भत्ता के रूप में 45,000 रुपया प्रति माह मिलता है, जिसमें से 30,000 रुपया एक असिस्टेंट रखने के लिए और 15,000 रुपया स्टेशनरी खर्च के लिए दिया जाता है। इसके अतिरिक्त निर्वाचन क्षेत्र भत्ता 45,000 रुपया प्रति माह है,
संसद सदस्य अगर अपने निर्वाचन का दौरा करते हैं, निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा करते हैं, तो इस दौरान जो है इनको 45,000 रुपया प्रति माह दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य भत्ते हैं, जैसे कपड़ा धुलाई भत्ता 600 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से दिया जाता है, और हवाई यात्रा का जो टिकट का जो किराया है वह मात्र जो है 25% सांसदों को देना पड़ता है, और साल भर में यह 34 हवाई यात्रा के लिए मान्य है। यानी सांसद अपनी पति पत्नी के साथ 34 हवाई यात्रा को प्रति वर्ष मात्र 25% किराया देकर कर सकते हैं, सांसद सदस्य अपने पति या पत्नी के साथ दोनों को। इसके अतिरिक्त देखिए, रेलवे में तो फर्स्ट क्लास AC पास मिलता है, जितनी बार चाहे जा सकते हैं, लेकिन यह अहस्तांतरणीय होता है और इसे ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है किसी दूसरे के नाम से। जब भी जाएंगे तो सांसद सदस्य ही जाएंगे। और अगर सड़क मार्ग से यात्रा कर रहे हैं तो 16 रुपये प्रति किलोमीटर के दर से उन्हें सड़क भत्ता, यात्रा भत्ता दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं अधिवेशन की। तो लोकसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति एक वर्ष में कम से कम 2 बार जरूर आहत करेगा, और लोकसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक तथा आगामी सत्र की पहली बैठक के बीच 6 महीना का अंतर नहीं होना चाहिए। यानी लोकसभा का जो अंतिम बैठक का जो अंतिम दिन है तब से लेकर आगामी सत्र की जो पहली बैठक का प्रथम दिन है उसके बीच 180 दिन से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। यानी वर्ष में कम से कम 2 अधिवेशन जरूर आहूत करेगा, यह राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। इसके अतिरिक्त हम बात करते हैं गणपूर्ति यानी कोरम का। तो सदन की कुल संख्या का 1/10 भाग, यानी अगर 545 का 1/10 भाग देखें तो 55 सदस्य जो है वो होने चाहिए, तभी लोकसभा के बैठक की कार्यवाही प्रारंभ होगी। अन्यथा इस संख्या से अगर कम रहेगी, कम सदस्य रहेंगे तो लोकसभा के कार्यवाही प्रारंभ नहीं होगी। इसका वर्णन अनुच्छेद 100 के अंतर्गत किया गया है। अब हम बात करेंगे लोकसभा में स्थानों का आवंटन के बारे में। तो लोकसभा में जो सीट है, जो MP चुनकर आते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वह अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग सीटें निर्धारित की गई है। वह उनके जनसंख्या के अनुसार से है, और प्रत्येक राज्य को कुछ कुछ सीटें दी गई है। इनमें से लोकसभा में सबसे अधिक सीटों वाले टॉप 5 स्टेट को देखें, पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश से लोकसभा में सर्वाधिक सांसद चुनकर आते हैं, और उत्तर प्रदेश से कुल मिलाकर 80 सांसद जो है वो लोकसभा में चुनकर आते हैं। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, जहां से 48 सांसद चुनकर आते हैं। तीसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है, जहां से 42 सांसद चुनकर आते हैं। चौथे नंबर पर बिहार है, जहां से 40 सांसद चुनकर आते हैं। और 5वें नंबर पर तमिलनाडु है, जहां से 39 सदस्य चुनकर आते हैं। तो ये टॉप 5 स्टेट हैं जहां से लोकसभा के सर्वाधिक सीट निर्धारित हैं और सर्वाधिक सांसद चुनकर आते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ और राज्यों को देख लें। 6ठे नंबर पर मध्य प्रदेश है, जहां से 29 सांसद। 7वें नंबर पर कर्नाटक 28 सांसद। 8वें नंबर पर गुजरात 26 सांसद। 9वें नंबर पर राजस्थान 25 सांसद। 10वें नंबर पर आंध्र प्रदेश 25 सांसद, और 11वें नंबर पर उड़ीसा, जहां से 21 सांसद चुनकर आते हैं। अब आइए देखते हैं कि लोकसभा में कम सीटों वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं। तो इसमें देखिए, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम, इसमें इन तीनों राज्यों में मात्र 1-1 सांसद सीट हैं, जबकि त्रिपुरा और मणिपुर 2-2 सांसद सीट हैं। इसके अतिरिक्त अरुणाचल प्रदेश में भी 2 और मेघालय में भी 2। इसके अतिरिक्त गोवा में 2 सीट। तो ये जो 8 स्टेट हैं, तो ये सब कम लोकसभा सीटों वाले स्टेट हैं, यानी यहाँ से कम सांसद चुनकर आते हैं, चूँकि इनकी जनसंख्या कम है। और इसमें ज़्यादातर जो स्टेट हैं वो नॉर्थ ईस्ट के हैं, पूर्वोत्तर के हैं। पूर्वोत्तर में सिर्फ असम ही ऐसा राज्य है जहाँ से 14 सांसद चुनकर आते हैं। बाकी जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, सिक्किम को जोड़ दिया जाए तो सभी से 1 या 2 सांसद ही चुनकर आते हैं। इनमें एक गोवा है, तो गोवा से भी 2 सांसद चुनकर आते हैं। आइए बात करते हैं अब केंद्र शासित प्रदेशों पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक जो सीट है वह दिल्ली में है, क्योंकि दिल्ली की जनसंख्या काफ़ी अधिक है। तो दिल्ली से अकेले 7 सीट है। और इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर को देखें तो वहाँ से 5 सीट है। जम्मू कश्मीर पहले स्टेट हुआ करता था, परंतु अब वो केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, तो वहाँ से 5 सीट है। दादरा नगर हवेली और दमन दीव से 2 सीट है।
दादरा नगर हवेली ये अलग केंद्र शासित प्रदेश था, दमन दीव भी अलग केंद्र शासित प्रदेश था, और दोनों जगह से एक एक लोकसभा सांसद चुनकर आते थे। परंतु दोनों को अब जब मिला दिया गया है तो बहुत संभव है कि अगला जो परिसीमन होगा उसमें दादरा नगर हवेली और दमन दीव से एक ही सांसद रहेंगे। इसके अतिरिक्त लद्दाख से एक, लद्दाख पहले जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, ये अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश होंगे, जबकि लद्दाख बिना विधानसभा वाले। इसके अलावा चंडीगढ़ से एक, अंडमान निकोबार से एक, पुदुचेरी से एक और लक्षद्वीप से एक। तो इस प्रकार स्थानों का आवंटन किया गया है। इसमें अगर हम शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित सीटों की संख्या की बात करें तो सर्वाधिक सीट जो है वो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों के लिए सबसे अधिक सीट 17 सीट आरक्षित हैं, और दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है जहां से 10 सीट अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं। तमिलनाडु से 7 और बिहार से 6 सीट शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व हैं, जबकि 9 राज्य ऐसे हैं जहां से शेड्यूल कास्ट के लिए एक भी सीट रिजर्व नहीं है। इसके अतिरिक्त एसटी की बात करें, शेड्यूल ट्राइब्स की, तो सर्वाधिक सीट मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में 6 सीट ट्राइबल्स के लिए यानी जनजातियों के लिए रिजर्व है। झारखंड से 5, उड़ीसा से 5 और 13 ऐसे राज्य हैं जिनमें शेड्यूल ट्राइब्स के लिए यानी जनजातियों के लिए कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। और 5 राज्य ऐसे भी हैं जिसका यहाँ वर्णन नहीं है, तो उनमें से ना तो एससी के लिए और ना ही एसटी के लिए कोई सीट आरक्षित है। अगली कड़ी में हम बात करेंगे कुछ ऐसे लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की जो क्षेत्रफल जनसंख्या के आधार पर बड़े और छोटे हैं। तो क्षेत्रफल के आधार पर 5 सबसे बड़े जो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं उसको देख लीजिए, इस प्रकार से हैं। पहले नंबर पर लद्दाख हैं जो कि 1,73,266 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। बाड़मेर है दूसरे नंबर पर जो कि 55,074 वर्ग किलोमीटर तक फैला है। उसके बाद कच्छ है 41,414 वर्ग किलोमीटर। फिर अरुणाचल है, अरुणाचल पूर्व 39,704 वर्ग किलोमीटर। और फिर अरुणाचल पश्चिम है जो कि 39,613 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से अगर सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र देखें, सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र चांदनी चौक है दिल्ली, मात्र 10 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगर सर्वाधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो 4 लोकसभा क्षेत्र का यहाँ हम लिस्ट उपलब्ध कराए हैं, जिनमें पहले नंबर पर है मल्काजगिरी जहाँ पर कि 32 लाख मतदाता हैं और यह तेलंगाना राज्य के अंतर्गत आते हैं। दूसरे नंबर पर उत्तर बंगलुरु है, 24 लाख मतदाता हैं, यहाँ कर्नाटक में पड़ता है। तीसरे नंबर पर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में है, 23.5 लाख मतदाता हैं। और चौथे नंबर पर उन्नाव लोकसभा सीट है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है 22 लाख मतदाता के साथ। और सबसे कम मतदाता वाला अगर लोकसभा क्षेत्र देखें तो लक्षद्वीप है, मात्र 54,000 मतदाता हैं यहाँ पर। अब आगे चलिए हम बात करेंगे कि लोकसभा में पक्ष के नेता कौन हैं और विपक्ष के नेता कौन। तो लोकसभा में पक्ष के नेता, जो लोकसभा में सत्ता पक्ष के नेता हैं वो नरेंद्र मोदी हैं जो कि प्रधानमंत्री भी हैं। और विपक्ष का नेता अधीर रंजन चौधरी जो कि कांग्रेस के नेता हैं, लोकसभा में कांग्रेस के नेता हैं और मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस। परंतु लोकसभा में विपक्ष के नेता होने के लिए जो दर्जा होना चाहिए उसके लिए कम से कम लोकसभा में 55 सीट होना चाहिए, यानी 10% लोकसभा के 10% सीट लाने वाले दल को ही विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त होता है। तो कांग्रेस के जो वर्तमान में सीट हैं कांग्रेस पार्टी के वो 54 सीट हैं और इस प्रकार से वह 55 सीट से एक दूर हैं। इसलिए अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में दर्जा नहीं दिया गया है। अब हम बात करेंगे 17वीं लोकसभा में सीटों के बारे में। 17वीं लोकसभा में सीटों का विवरण कुछ इस प्रकार है। 17वीं लोकसभा सीटों के लिए चुनाव 2019 में हुआ था। उसमें जो अभी वर्तमान में भारत में सरकार है एनडीए गठबंधन की, एनडीए गठबंधन के द्वारा सर्वाधिक 353 सीटें जीती गई थी। उसका विवरण इस प्रकार है। बीजेपी 303, भारतीय जनता पार्टी 303 सीट है। इस गठबंधन में एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी है। और इसके अलावे शिवसेना 18, जनता दल यूनाइटेड 16, लोक जनशक्ति पार्टी 6 और कुछ छोटी छोटी पार्टियां अदर्स 10। कुल मिला के 23 पार्टियों का गठबंधन था
वर्तमान में 18 दल हैं और 353 सीट जो जीता गया था उसके स्थान पर 335 सीट है। अगर एनडीए गठबंधन की बात करें तो यह 1998 में गठित किया गया था, जब चुनाव हो रहे थे और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने थे। उस समय जो एनडीए के संयोजक थे तो शरद यादव थे। वर्तमान में जो इनके चेयरपर्सन हैं वह अमित शाह हैं। इस गठबंधन की बात करें तो देखिए, ये जब चुनाव हुआ था 2019 में, तो उस समय 23 पार्टियां थी इसके अंतर्गत, और शिवसेना के साथ कुछ अन्य पार्टियों के निकल जाने से अब वर्तमान में एनडीए में 18 दल बचे हैं और 335 सीट हैं। अब दूसरा गठबंधन यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस की बात करें तो इसके मात्र 92 सीट आए थे, जिनमें 21 पार्टी थे। इनमें से मुख्य पार्टियों को देख लीजिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस 52 सीट, द्रविड़ मुनेत्र कसगम ये 23 सीट, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी 5 सीट, और अदर कुछ छोटी छोटी पार्टियां हैं वह 12 सीट उन्होंने प्राप्त किया था। और किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं होने वाले जो अदर पार्टी हैं उनमें तृणमूल कांग्रेस 22 सीट, वाईएसआर कांग्रेस 22 सीट, और बीजू जनता दल 12 सीट, और बीएसपी 10 सीट, तेलंगाना राष्ट्र समिति 9 सीट, समाजवादी पार्टी 5 सीट और अदर्स 17 सीट। इस प्रकार से लगभग 650 पार्टियां ऐसे थे जो कि चुनाव में भाग लिए। ऐसे अगर कुल मिला के अगर हम पार्टियों की बात करें राजनीतिक दलों के बारे में, तो इस प्रकार से जो टोटल रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज है इंडिया में इलेक्शन कमीशन के अनुसार, तो लगभग 2600 है। यानी एग्जैक्ट अगर डाटा कहें तो 2599 यानी 2599 रजिस्टर्ड पार्टी हैं, जिनमें से 6 नेशनल पार्टी हैं, राष्ट्रीय पार्टी, और 53 जो है राज्य स्तरीय पार्टी हैं। और अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी की बात करें तो 2538 ऐसी पार्टियां हैं जो कि अनरिकॉग्नाइज्ड हैं, और इस प्रकार से लगभग 2600 पार्टियां जो है इस देश में है। आइए हम बात करते हैं अब लोकसभा की शक्तियां और कार्य के बारे में, पावर एंड फंक्शन ऑफ लोकसभा। तो जनता का वास्तविक प्रतिनिधित्व करने वाला यह सदन है और इसे निम्न सदन कहा जाता है, परंतु राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली है। तो इनके शक्तियों और कार्यों को अगर हम देखें तो इन्हें हम 5 भाग में विभाजित कर सकते हैं। तो पहला विधायी शक्तियां हैं, दूसरा कार्यपालिका पर नियंत्रण है, तीसरा वित्तीय शक्ति, चौथा संविधान में संशोधन की शक्ति, और 5वां में अन्य कार्य को रखे हैं। तो सबसे पहले हम विधायी शक्ति को देखते हैं। तो विधायी शक्तियां के अंतर्गत विधेयक या विधि बनाने के पूर्व जो है किसी भी प्रकार की जो विधेयक लाया जाता है तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों जगह पेश किया जाता है, परंतु उसको विधि बनने से पूर्व लोकसभा की अनुमति या स्वीकृति आवश्यक है। उसके बाद अगर संयुक्त अधिवेशन की बात करें तो 108 के अंतर्गत जब दोनों सदनों में यानी लोकसभा और राज्यसभा में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो इस समय राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन को आहूत किया जाता है। तो संयुक्त अधिवेशन में जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो अध्यक्षता करते हैं, और चूंकि यहाँ साधारण बहुमत से निर्णय होता है तो राज्यसभा से दुगनी से भी अधिक संख्या लोकसभा में होने के कारण विधेयक आसानी से पारित हो जाते हैं, और इस प्रकार से कानून निर्माण के क्षेत्र में लोकसभा काफ़ी शक्तिशाली हो जाता है। अब हम बात करते हैं कार्यपालिका पर नियंत्रण की। तो कार्यपालिका यानी मंत्रिपरिषद को मुख्यतः लोकसभा के नियंत्रण में कार्य करते हैं। यानी जो मंत्रिपरिषद होते हैं तो वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अनुच्छेद 75 के 3 में कहा गया है, और इस कारण से चूँकि यह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, राज्यसभा के प्रति नहीं होते हैं, इसलिए कोई भी मंत्री तब तक मंत्री बना रह सकता है जब तक कि उसके साथ लोकसभा का विश्वास है। अगर लोकसभा उस पर अविश्वास जताता है तो उस मंत्री को या समूचे मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ सकता है। तो यहाँ पर देखिए, चूँकि कार्यपालिका जो खास करके मंत्रिपरिषद के नीचे कार्य करता है तो पूरे कार्यपालिका पर लोकसभा का नियंत्रण होने के कारण ये लोकसभा यहाँ काफ़ी शक्तिशाली हो जाता है। अगर लोकसभा मंत्रिपरिषद पर अविश्वास प्रकट करती है या फिर बजट को उसके द्वारा बजट पेश किया गया बजट को नामंजूर कर देती है, या राष्ट्रपति अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव होता है उसे नामंजूर कर देती है, तो क्या होता है, तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ जाता है। यानी
मंत्रिपरिषद तभी तक कार्य कर सकेगा जब तक कि लोकसभा का विश्वास उसे प्राप्त है। इसके अतिरिक्त प्रश्न, पूरक प्रश्न, काम रोको प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, इन सभी के माध्यम से सरकार को घेरने का काम किया जाता है, उन्हें सही रास्ते पर और सही राह दिखाने का काम किया जाता है। इसके अतिरिक्त अगर हम यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, नियंत्रक महालेखा परीक्षक सीएजी या फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग, लिंग्विस्टिक कमीशन यानी भाषा आयोग, या फिर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग के रिपोर्ट पर यह विचार भी करती है कि सरकार उनके अनुरूप काम कर रही है कि नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि मंत्रिपरिषद जो है वह लोकसभा के विश्वास पर ही टिका रहता है। यदि लोकसभा अविश्वास प्रकट करता है तो समूचे मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं वित्तीय शक्ति के बारे में। तो वित्तीय शक्ति यानी फाइनेंशियल पावर लोकसभा को बहुत ही अधिक प्राप्त है, राज्यसभा को बिल्कुल नहीं है। जैसे धन विधेयक का प्रारंभ केवल लोकसभा में ही हो सकता है। ऐसे तो सामान्य विधेयक कहीं भी या तो लोकसभा में या राज्यसभा कहीं से भी प्रारंभ किया जा सकता है, परंतु धन विधेयक के मामले में यह शक्ति राज्यसभा को प्राप्त नहीं है, केवल लोकसभा से ही प्रारंभ किया जा सकता है। राज्यसभा के लिए धन विधेयक को मात्र 14 दिन की शक्ति दी गई है। 14 दिन के अंतर्गत वह अपने कुछ सुझावों के साथ लोकसभा को वापस करता है। लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है कि वह राज्यसभा के सुझावों को माने या नहीं माने, और अगर 14 दिन के अंदर राज्यसभा उसे वापस नहीं करता है तो माना जाता है कि यह विधेयक पारित हो गया, स्वतः ही राज्यसभा से पारित हो जाता है। यानी 14 दिन तक राज्यसभा धन विधेयक को रोक सकता है, और अगर 14 दिन में वह कुछ निर्णय नहीं लेता है या निर्णय लेता है तो उस स्थिति में विधेयक को पारित माना। इसके अतिरिक्त वार्षिक बजट एवं जो अनुदान होता है जैसे लेखा अनुदान वगैरह, तो व्यय स्वीकृति जो दिया जाता है वो लोकसभा द्वारा ही दिया जाता है, और इसमें जो है सिर्फ लोकसभा को अधिकार है। वार्षिक बजट और अनुदान के संबंध में सिर्फ लोकसभा को अधिकार है। इसके अतिरिक्त अगर संविधान संशोधन की बात करें, संविधान संशोधन संबंधी शक्ति, तो दोनों सदनों को समान अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन के संबंध में 2/3 बहुमत से दोनों सदनों में अलग अलग पारित होना चाहिए। संयुक्त अधिवेशन का कोई प्रावधान नहीं है, यानी यहाँ पर लोकसभा की शक्ति राज्यसभा के बराबर है। दोनों सदनों में अगर गतिरोध होता है तो फिर विधेयक को अस्वीकार माना जाएगा और वह स्वीकृत नहीं माना जाएगा। संविधान संशोधन विधेयक में यह पावर है कि दोनों सदनों से अलग अलग पास होना चाहिए। यदि संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान रहता तो इस मामले में लोकसभा अधिक शक्तिशाली हो जाता, क्योंकि लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है। लोकसभा के कुछ अन्य कार्य को देखें तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो निर्वाचक मंडल होते हैं तो उसमें लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानमंडल तीनों से मिलकर निर्वाचक मंडल बनता है। इसका जिक्र अनुच्छेद 54 में किया गया है। लोकसभा और राज्यसभा मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं अनुच्छेद 66 के मुताबिक। जनता की शिकायतों का निवारण करता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की जांच करता है, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के विरुद्ध यदि कदाचार या असमर्थता के आधार पर पदच्युति का प्रस्ताव पर लोकसभा विचार करती है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा के प्रस्ताव पर अनुमोदन भी करती है, और आपातकाल का अनुमोदन संसद ही करती है। 1 महीने के अंदर जो है संसद से अनुमोदन करा लेना होता है, और राष्ट्रपति जो क्षमा करती तो क्षमा में संसद की स्वीकृति जरूरी होती है। और संसद में लोकसभा चूँकि अधिक शक्तिशाली है, इसलिए राष्ट्रपति जो क्षमा दान देता है उसमें संसद की स्वीकृति में लोकसभा का बहुत बड़ा योगदान। तो इस प्रकार से ये लोकसभा की शक्तियाँ और कार्यों को हम देखे हैं। लोकसभा के ऊपर हम पुनः दूसरा वीडियो बनाएंगे, क्योंकि लोकसभा का इतना लंबा वीडियो होने के बावजूद भी अधूरा रह गया है। तो दूसरा वीडियो इसका जरूर देखेंगे, और पूरा वीडियो देखने के बाद आप इस तरह से सक्षम हो जाएंगे कि वनडे एग्जाम में, पीटी एग्जाम में कहीं से भी कोई प्रश्न पूछे तो आप उसका सहजता से उत्तर दे पाएंगे। अगला वीडियो में हम लोकसभा के पदाधिकारी यानी लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा करेंगे। तो यह था बहुत ही मेहनत से बनाया गया लोकसभा पार्ट 1 का वीडियो।
लोकसभा पार्ट 2 के बारे में भी हम बनाएंगे और राज्यसभा के बारे में ही भी हम वीडियो बनाएंगे। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट जरूर करेंगे। और निवेदन है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।